मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली, आज यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से महात्मा गांधी के जीवन परिचय पर चर्चा करूंगा। जैसा कि सर्वविदित है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। आपका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। आपके 4 बेटे थे। चारों बेटे के नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। नामों को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। दो के नामों में लाल और 2 के नामों में दास, अर्थात हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 पुत्र थे उनके। जमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी पुत्रवत की भांति मानते थे। आपकी पढ़ाई मैट्रिक्स 1888 में और इसके पश्चात इंग्लैंड से आपने कानूनी की पढ़ाई पूरी की। 1891 में आपने वकालत प्रारंभ किया। गुजरात के एक मुसलमान साथी के मुकदमे को देखने के लिए आप दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के कोरे और गाले अर्थात रंग भेद, काले एवं गोरे का भेद को देखते हुए आपने वहां पर इसका विरोध किया और अपने देशवासियों की दयनीय स्थिति को देखकर उनको बहुत बड़ा ही तीव्र आघात हुआ। इसे देखते हुए उन्होंने वहां पर पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध आपने आंदोलन चलाया। साथ ही फेनिक्स फॉर्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही आपकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले के साथ हुई और गोखले को ही आपने राजनीतिक गुरु मान लिया। साथ ही उनसे आप समय समय पर गुरु के रूप में चीज़ों को समझते रहे। आप समय के अनुसार 2 व्यक्तियों से ज़्यादा प्रभावित थे, जिनमें जॉन रस्किन एवं लियो टॉल्स्टॉय थे। जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, जिसमें आपने भूख हड़ताल के विषय में अधिक के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक थी क्या करें। दूसरी पुस्तक थी स्वर्ग हमारे भीतर में है, व्हाट टू डू द किंगडम ऑफ गुड विद इन यू, अर्थात आपके भीतर ही स्वर्ग है, आदि चीज़ों का अध्ययन किया और आपने पाया कि किस प्रकार से आंदोलन की जाए। इसकी प्रेरणा आपको टॉल्स्टॉय से मिलती है। अर्थात हम देख सकते हैं टॉल्स्टॉय से आपने आंदोलन की प्रेरणा ली और रस्किन से भूख हड़ताल इत्यादि कैसे किया जाए इस पर प्रेरणा ली। दक्षिण अफ्रीका में आपके द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। उनके जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इस आंदोलन को पूरा करने के पश्चात वहां से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं आप 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 अर्थात 9 जनवरी को ही अगर आज हम देखते हैं तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक इसी दिवस महात्मा गांधी वहां से वापस आए थे। 1916 में ही लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में आप भाग लेते हैं। वहां पर आपकी मुलाकात बिहार के राजकुमार शुक्ल जी से होती है। राजकुमार शुक्ल जी आपको अपने बिहार आने के लिए आमंत्रण देते हैं कि आप आइए और यहाँ की चीज़ों को, समस्याओं को देखिए, किंतु महात्मा गांधी 1 साल रुक जाते हैं। 1917 में आप बिहार जाते हैं और वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह में आपने
पहला आप सत्याग्रह आंदोलन था, जैसा मैंने बताया भारत का यह पहला आप सत्याग्रह आंदोलन था। इसे 3 कट्टिया पद्धति भी कहते हैं, अर्थात 20 कट्टा पर 3 कट्टे की नील खेती करने के लिए ब्रिटिश सरकार जमींदारों के माध्यम से किसानों पर दबाव बनाती थी, अर्थात 3 कट्टे पर जमीन पर खेती करने के लिए अनिवार्य की थी। ये नील की खेती की समस्या क्या थी? नील की खेती की समस्या यह थी कि जिस जमीन पर नील की खेती की जाती थी उस जमीन पर वह जमीन बाद में बंजर हो जाती थी, अर्थात ऊसर हो जाती थी। उस जगह पर दूसरे किसी चीज का उत्पादन नहीं किया जा सकता था। जिस जमीन पर अर्थात इस नील की खेती को हम आतंकवादी खेती के रूप में देख सकते हैं, अर्थात जिस जगह पर यह लगाई जाती थी, खेती की जाती थी, वह पूर्ण रूपेण अपनी जमीन को नष्ट कर देती थी, वह देखती थी। तो ये जो चंपारण आंदोलन सत्याग्रह था, इसको जीत लेने के पश्चात महात्मा गांधी जी द्वारा दूसरे रूप में जो जलाया गया उसे हम खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कह सकते हैं, जो कि गुजरात में चलाया गया। इसे भी उन्होंने जीत लिया। यह खेड़ा सत्याग्रह जो चलाया गया यह 1918 में चलाया गया। ठीक इसी प्रकार से 1918 में मिल मजदूर आंदोलन चलाया गया। इसके अंतर्गत गुजरात अहमदाबाद में यहाँ पर प्रथम बार महात्मा गांधी जी द्वारा पहली बार जीवन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। जैसा कि मैंने बताया आपको, भूख हड़ताल के लिए उन्होंने रस्किन से, अर्थात जो पुस्तक मैंने बताई थी अनटू दिस लास्ट, का अध्ययन किया था और रस्किन से उससे प्रभावित हुए थे। उसका प्रयोग, भूख हड़ताल का प्रयोग उन्होंने 1918 में प्रथम बार किया था। ठीक इसी प्रकार से उनके राजनीतिक जीवन को अध्ययन करते हैं तो 1919 में जाते हैं, जिस समय 1919 में एक एक्ट आया था जिसे हम रोलेट एक्ट कहते थे। अर्थात ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें आपको बिना किसी कारण को बताए, बिना आपको किसी सूचना के आपको अरेस्ट करके नज़रबंद कर दिया जाता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। महात्मा गांधी ने इस कानून को, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट लाया गया था, इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। इसी समय के आसपास देखते हैं तो 13 अप्रैल 1919 की एक घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हम पाते हैं कि जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में फायरिंग करा दी जाती है, जिसमें हमारे सारे व्यक्ति मारे जाते हैं। और इस हत्याकांड के पीछे जनरल डायर का ही हाथ रहता है। ब्रिटिश सरकार ने इसके पीछे एक इंक्वायरी कमेटी बनाती है, जिसे एक हंटर आयोग का गठन करती है, जो कि इसकी इंक्वायरी करती है। हंटर आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और रिपोर्ट में कहा जाता है कि जनरल डायर के विषय में कहा जाता है ये तो ब्रिटिश सरकार के रक्षक थे, इत्यादि उपाधियों से इन्हें नवाजा जाता है। महात्मा गांधी इस चीज से नाराज होते हैं और उनके द्वारा केसर हिंद आदि की उपाधियां भी वापस की जाती हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया जाता है, अर्थात 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है, जो कि असहयोग आंदोलन को प्रभावित करता है। यह असहयोग आंदोलन होता क्या है? असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हम पाते हैं कि हम किसी भी प्रकार से सरकार को, ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार से हम सहयोग नहीं करेंगे, उनके द्वारा उनकी चीज़ों को सहयोग नहीं करेंगे, न उनके नाखून काटेंगे, न उनके बाल जूते पॉलिश करेंगे, से लेकर उनके द्वारा दिए गए वस्त्रों को, उनके द्वारा सारे स्कूलों का बहिष्कार करेंगे। हाँ, असहयोग के आंदोलन के पीछे सभी चीज़ें नकारात्मक नहीं थी, कुछ चीज़ें सकारात्मक भी दिख रही थी, जैसे अपने स्कूलों का निर्माण करना, अपने वस्त्रों का, अपने स्वदेशी चीज़ों का विस्तार करना, इत्यादि चीज़ों को। ये 1920 में चलाया गया यह आंदोलन धीरे 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 2 साल के भीतर बहुत ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। किंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड एक घटना होती है। ये 1922 में की गई घटना, किसानों द्वारा एक रैली निकाली जाती है जिसमें पुलिसों द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। भीड़ पुलिस के पीछे पड़ जाती है, पुलिस
जाकर थाने में स्वयं को बंद कर लेते हैं। उग्र भीड़ ने उस थाने को जला देते हैं, जिसमें 22 पुलिस मारे जाते हैं। अर्थात 1922 की घटना और 22 पुलिस मारे गए, ये याद करने लायक रहता है। तो इस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 5 फरवरी की घटना और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी द्वारा ये घटना असहयोग आंदोलन वापस, ठीक एक सप्ताह बाद 7/5/12, एक सप्ताह बाद असहयोग आंदोलन वापस। चूंकि असहयोग आंदोलन उत्कृष्ट ऊंचाई पर चल रहा था, पूरे भारत में इस आंदोलन से लोग ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस कदम से सारे देश में हाहाकार मच गया। सभी लोग महात्मा गांधी से नाराज होने लगे। 12 फरवरी 1922 के इस घटना के वापसी करने पर पाया गया कि लोगों में नाराजगी हुई। लोग, कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी के इस काम से नाराज होने लगे, लोगों में नाराजगी उत्पन्न हुई। तत्काल घटना के तत्काल 5 फरवरी की घटना के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। असहयोग आंदोलन भी 12 फरवरी को समाप्त किया गया, फिर भी अरेस्ट नहीं किया गया। ठीक 10 मार्च 1922 को देखा गया, पाया गया कि महात्मा गांधी को इस केस के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया गया। घटना होती गोरखपुर की, महात्मा गांधी रहते हैं गुजरात, और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उन पर मुकदमे चलाए जाते हैं। उसके पश्चात उन्हें 6 साल की सजा दी जाती है। सजा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जेल में अस्वस्थ होने के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। अस्वस्थ होने के कारण 1924 में ही कांग्रेस अधिवेशन बेलगाम कर्नाटक में होता रहता है, जिसमें आप पहुंचते हैं, प्रतिभाग करते हैं। लेकिन आपने पाया कि इस बीच में कई चीजें परिवर्तित होती रहती हैं और लोगों की थोड़ी सी आस्थाएं भी आपसे कुछ प्रभावित रहती हैं। और साथ ही उन्होंने इस चीज को देखते हुए 1924 से 6 वर्ष तक समाज सेवा किया। और इस बीच में एक कोरोना जैसी बीमारी उस समय भी फैली हुई थी, जिसे प्लेग के नाम से जाना जाता है। प्लेग के द्वारा जो भी लोग संपर्क में आते थे वो बचते नहीं थे। गांव का गांव साफ हो रहा था, परिवार का परिवार साफ हो रहा था। इस प्लेग की बीमारी में जो लोग भी प्रभावित हो रहे थे, महात्मा गांधी उनके इलाज में, उनकी देख रेख में लगे रहे। अर्थात उन्होंने 6 वर्ष का पूरा समय समाज सेवा को समर्पित किया। इस प्लेग बीमारी को हम काली मौत भी कहा जाता है। ठीक इसी के पश्चात 12 मार्च 1923 को महात्मा गांधी जी द्वारा पुनः एक आंदोलन चलाने का प्रयास किया जाता है और अपने साबरमती के आश्रम से उनके द्वारा दांडी मार्च पैदल स्टार्ट किया जाता है 12 मार्च 1923। और इस साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने का उद्देश्य, जो नमक का उपयोग किया जा रहा था, नमक का उत्पादन किया जा रहा था, उस पर टैक्स लगाया जा रहा था, टैक्स नहीं देने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम स्वयं उत्पादन कर सकते हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था को देख सकते हैं। टैक्स न देने की बातें आई। 12 मार्च 1923 को दांडी के लिए पदयात्रा, जिसमें मात्र 78 लोग, 78 पर्सन्स आर इंक्लूडिंग इन दिस दांडी मार्च, तो 78 लोग। और ये पैदल यात्रा दांडी तक पहुंचने में 26 दिन लगे। और 26 दिन के भीतर इस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस यात्रा में जो 78 लोग जुड़े थे वो पहुंचते पहुंचते लगभग 20,000 की संख्या हो जाती है। जब महात्मा गांधी अपने वहां से स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ 78 और पहुंचते हैं तो 20,000। इस 20,000
को देखते ही महात्मा गांधी समझ जाते हैं कि समय अब आ चुका है एक नए आंदोलन को शेप देने का, और वहां पर उन्होंने नमक का निर्माण बनाया और टैक्स देने से मना कर दिया गया। ठीक 6 अप्रैल को ही उसी दिन 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब आपसे विनय के साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, आंदोलन चलाएंगे। इस आंदोलन के को देखा गया सरकार के दमन चक्र पर। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि पुलिस ने 21 जनवरी 1931 को महिलाओं को गिराकर अपने बूटों से उनके सीने कुचल कर आखिरी नरक तक का पूरा दृश्य प्रस्तुत किया है। इसी बीच अगर हम उस घटनाओं को देखें तो महात्मा गांधी कहते भी हैं कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी पर मुझे पत्थर मिला। अर्थात हमने बहुत रिक्वेस्ट की पर सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसी समय के बीच में हम पाते हैं कि गढ़वाली सैनिक टुकड़ियों ने मुस्लिम देशवासियों पर, भाइयों पर गोली चलाने के सरकारी आदेश को पालन करने से मना कर दिया था। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक नया रूप दिया जा रहा था। ठीक इसी प्रकार कुछ मुस्लिम संगठनों के कुछ प्रमुख नेताओं ने उसमें थोड़ा सा विरोध भी किया था, जिसमें जिन्ना को भी हम देख सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कहा था हम मिस्टर गांधी का साथ देने से इनकार करते हैं क्योंकि उनका आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए नहीं अपितु भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा के आश्रित बनाने के लिए है। जिन्ना जी द्वारा विरोध किया जाता है, पुनः इसे आगे उसी क्रम में चलाया जाता रहता है। ये जो घटना होती रहती है, इसी बीच 1930 के आसपास के हम इधर भारत की दांडी मार्च को देख रहे थे। उसी टाइम हम देख पाते हैं कि मई 1929 में इंग्लैंड में भी चुनाव हुआ है। वहाँ पर इंग्लैंड में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड का चुनाव होता है। वो प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत मंत्री वेजवुड को बनाया जाता है। ये घटना मई 1929 की है। ठीक उसी प्रकार उसके पश्चात मैकडोनाल्ड द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए 12 नवंबर 1930 को बुलाया जाता है। ये इंग्लैंड में पूरी तैयारी की गई थी, बहुत अच्छे ढंग से सजाई गई थी व्यवस्था। गोलमेज सम्मेलन अर्थात गोलमेज का नाम इसलिए दिया जाता है कि जो मीटिंग होती है वो गोलमेज पर होती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फेस को देखता रहता है, चेहरे को देखता रहता है, अपनी बातों को रखता है। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय समस्याओं का समाधान करना था। इसमें 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से कोई भी भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था, किंतु महात्मा गांधी नहीं गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूर्णतः असफल रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि दुल्हे के बिना संपन्न होने वाला विवाह था, अर्थात जब दुल्हा ही नहीं है तो विवाह कैसा, अर्थात इस रूप में हम देख सकते हैं। इसके पश्चात जो प्रथम गोल सम्मेलन के असफल होने के पश्चात महात्मा गांधी के ऊपर दबाव बनाने के लिए इरविन को दबाव डाला गया कि महात्मा गांधी से आप समझौता कीजिए और चीज़ों को समझिए। हाँ, इस बीच में उससे पहले ही प्रथम गोल सम्मेलन से पहले ही महात्मा गांधी द्वारा 12 मांगों की सूची भी दी गई थी, जिसे इरविन ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात, असफल होने के पश्चात इरविन जी द्वारा गांधी जी के साथ समझौता किया जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 को होता है और इस वार्ता को चर्चिल ने विरोध करते हुए कहा था कि सम्राट का प्रतिनिधित्व अर्धनग्न फकीर से बराबरी के स्तर पर बातचीत करें। अर्थात इस फकीर, महात्मा गांधी के लिए अर्धनग्न फकीर से बराबरी की बात के
के लिए तुलना किया गया था चर्चिल द्वारा। समय के अनुसार आखिरकार ये समझौता होता है और उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये समझौते में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था कि जितने भी कैदी हैं उन सभी को रिहा किया जाए। समझौते पर हस्ताक्षर होता है और इस समझौते के माध्यम से ही जो द्वितीय गोल सम्मेलन होने वाला था 7 सितंबर को 1931 में मार्च में हस्ताक्षर किया जाता है और महात्मा गांधी को वह इंग्लैंड भेजा जाता है कि आप जाएं और हस्ताक्षर करें और चीज़ों को समझें। वहाँ पर महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता होता है उसमें रहता है जितने भी कैदी को हैं उन सभी को रिहा किया जाए, किंतु इरविन द्वारा बहुत होशियारी से उसमें थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाता है। ऐसा इतिहासकार भी कहते हैं, कई जगह पाया भी जाता है कि जितने भी कैदी होंगे उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन इसमें इरविन जी द्वारा जोड़ दिया गया जितने भी राजनीतिक कैदी होंगे उन्हें रिहा कर दिया जाए। राजनीतिक का शब्द को जोड़ना अर्थात राजनीतिक रूप में हम पाते हैं कि राजनीतिक वो होते हैं जो अनशन, हड़ताल आदि वाले, इन सभी को उसमें जोड़ने का प्रयास। ठीक इरविन जी द्वारा जो ये सम्मेलन होता है, ये समझौता होता है, हस्ताक्षर हो जाता है और महात्मा गांधी समझौते के पश्चात द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन के लिए चले जाते हैं। हाँ, ठीक इसी समय दूसरी तरफ देखा जाए क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी देने की बातें भी चल रही थी, लेकिन महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और इधर महात्मा गांधी के जाते ही भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, जो कि भगत सिंह ने संसद के भीतर बम फेंका था। ये राजनीतिक कैदी नहीं थे, ये ब्रिटिश सरकार की एनालिसिस थी और उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए पहुंचते हैं। वहां पर 7 सितंबर 1931 को ये द्वितीय गोल सम्मेलन चलता है और लगभग 3 महीने तक चलता रहता है। इसमें विभिन्न मुद्दों को देखते हुए पाते हैं कि मुसलमानों की तरह दलितों को भी अलग से व्यवस्था की बात की जाती है, अर्थात महात्मा गांधी के ऊपर एक अलग डिप्लोमेटिक ब्रिटिश सरकार द्वारा खेला जाता है, जिससे कि फुट डालो राज करो के लिए एक नीति की मुसलमानों को अलग, दलित को अलग की व्यवस्था। महात्मा गांधी वहां से वापस आते हैं दिसंबर 1931 और आने के पश्चात उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया, जो कि 3 जनवरी 1932 को उन्होंने घोषणा किया। घोषणा करने के पश्चात पाया गया कि 1930 में जिस आंदोलन के अंतिम चरण पर पुलिस लाठीचार्ज का प्रयोग करती थी, वह 1932 में आंदोलन की शुरुआत होती है, अर्थात 3 जनवरी को घोषणा होती है 1932 को। ठीक उसी दिन ही, उसी समय से ही पुलिस द्वारा जो चीज़ अंतिम चरण में प्रयोग किया जाता है लाठीचार्ज इत्यादि का, उसे प्रारंभिक स्तर पर ही शुरू कर दिया जाता है। और उधर देखा जाए तो मैकडॉनल्ड द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है कि सांप्रदायिक समस्याओं को सुलझाने में भारतीय असफल रहे, अतः सरकारी कानून बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। ठीक इसी को आगे देखते हैं तो 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड द्वारा इस पर घोषणा कर दी जाती है, जिसे हम सांप्रदायिक निर्णय कह सकते हैं। ये जो निर्णय हुआ था, इसे हम दूसरे शब्दों में कह दें तो वोट डालो राज करो की नीति को देखा गया। महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को पुनः आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पर विभिन्न नेताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आना जाना समझौतों की बात की जाती है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम 26 सितंबर 1932 को पाते हैं, जिसे हम पूना समझौता भी कहते हैं या पूना पैक्ट भी कहते हैं। इस समझौते के अनुसार हिंदुओं और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व संयुक्त रूप में रहेगा, और किंतु दलित वर्ग को
पहले की अपेक्षा दुगने स्थान पर प्रांतीय काउंसिल में दिए जाएंगे, अर्थात उनके लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई। किंतु यह गांधी जी के द्वारा अंबेडकर को मनाया भी गया कि आप आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन अलग स्थान की व्यवस्था न की जाए। इस पर एबी कैद के अनुसार यह समझौता दलित वर्ग के लिए एक स्पष्ट रूप से भौतिक लाभ था, लेकिन महात्मा गांधी के लिए ये एक आध्यात्मिक लाभ के रूप में देखा जाने लगा, लाभ देने वाला था। महात्मा गांधी इसी बीच हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। पुनः जैसा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, उसी प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 17 नवंबर 1932 को शुरू होता है और 24 दिसंबर 1932 को समाप्त होता है। तृतीय सम्मेलन भी हो जाता है। 12 जुलाई 1933 को कांग्रेस की अनौपचारिक सम्मेलन द्वारा आंदोलन को, जो ये आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण को पूर्णतः स्थगित कर दिया गया और मई 1934 में इसे समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को 1940 में चलाया, जिसमें दिल्ली चलो अभियान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, द्वितीय सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को हम पाते हैं। इसी बीच 1942 में के आसपास में आप देखेंगे कि जापान में बम की घटना पाई जाती है। हिटलर द्वारा इंग्लैंड और फ्रांस को बर्बाद कर दिया गया रहता है। ठीक 1942 के पास से भारत छोड़ो अभियान चलाया जाता है, अर्थात करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया जाता है। कैबिनेट मिशन भी लाया जाता है। ठीक इसी प्रकार भारत 1947 में आज़ाद होता है और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के 3 गोलियों से महात्मा गांधी की मृत्यु होती है और उनके द्वारा अंतिम शब्द निकलते हैं, हे राम हे राम। धन्यवाद।